हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन एस फार्मा। तो आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी का, जो कि आपको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना होता है। और आज की हमारी जो टॉपिक है वह चलेगी सेल इंजरी एंड केजेज ऑफ सेलुलर इंजरी। बाकी यहाँ मैं सिलेबस से आपको इंट्रो करा दूं तो यहाँ पे लिखा गया है केजेज ऑफ सेलुलर इंजरी। तो सेलुलर इंजरी पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ आपका बेसिक क्लियर करूंगा कि सेल इंजरी या तो सेलुलर इंजरी ये होती क्या है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाली बात हम करेंगे पैथोजेनेसिस का। इसके लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फीडबैक सिस्टम देखा था, होम्योस्टैसिस, इंट्रोडक्शन, डिफरेंस, ये सारी चीजें हम लोग कवर कर लिए थे। अगर आप सब उस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पे आपको एक सेपरेट प्लेलिस्ट मिलेगी पैथोफिजियोलॉजी का, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं अपना सेल इंजरी। अगर आप सब व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी आपको लिंक मिल जाएगी। आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको नोट्स, लेटेस्ट अपडेट, सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। अब देखो ये सेल इंजरी क्या होता है। इंजरी जैसे ये जो वर्ड आ गया, और देखो यहाँ पे दो वर्ड आपको दिख रहा होगा, एक है सेल, एक है इंजरी। अब सेल के बारे में तो आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर के एचएपी में पढ़ लिए होंगे। बाकी ये जो इंजरी है, इंजरी वर्ड से भी आप लोग भली भांति परिचित होंगे। इंजरी मतलब होता है जब हमें कोई या कहीं पे कट वगैरह, छोटे से चोट वगैरह हो जाते हैं तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इंजरी। अब यहाँ देखो स्पेसिफिक इंजरी मतलब सेल इंजरी की बात हो रही है, तो जब सेल में कोई इंजरी हो जाए तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं सेल इंजरी, ठीक है। अब देखो क्या है, एक मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊं तो आप लोगों ने बैलून जरूर देखा होगा, ठीक है। जब ये बैलून फूला होता है तो बैलून जब फूला होता है तो इसके अंदर जब हम अंगुली अपना चुभाते हैं, ठीक है, मान लो इसके अंदर अपनी अंगुली चुभा रहे हैं तो अंदर आपकी अंगुली चली जाती है, ठीक है। तो जो आपका बैलून है आपके अंगुली को क्या करता है, जहां तक उससे हो पाता है तहां तक वह एडजस्ट करता है। उसके बाद कुछ ऐसा समय आता है तो बैलून ब्रस्ट होता है, मतलब फट जाता है ना। तो वो क्या हुआ, एक सेल इंजरी तो हुआ। मान लो जो आपका बैलून था वो सेल था और इधर जो कोई एक्सटर्नल फैक्टर है तो आप लगा रहे हो, तो उसकी वजह से जब उसमें कोई चेंजिंग आएगी हमारे सेल में तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं सेल इंजरी। मतलब क्या है, सेल में जब कोई मतलब इंजर्ड हो जाए या तो इंजरी हो जाए किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं सेल इंजरी। बाकी देखो सेल की डेफिनेशन सभी को पता होगा, सेल आर द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। सेल हमारे बॉडी का स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है, ठीक है, यह तो सभी को पता होगा। बाकी अब देखो ओवरऑल जब हम दोनों वर्ड को कॉम्बिनेशन करके देखते हैं कि सेल इंजरी हमारा क्या होता है, तो सेल इंजरी को आप सेल डैमेज भी बोल सकते हो। मींस सेल इंजरी इज आल्सो कॉल्ड एज सेल डैमेज। अब देखो इसे सेल डैमेज आप क्यों बोल सकते हो, जैसे कि जब सेल इंजरी मींस होता है कि सेल में जब कोई भी मतलब कह सकते हो तो कोई भी चेंजिंग या तो उसके स्ट्रक्चर में चेंजिंग जब हो जाए तो हम बोलते हैं सेल इंजरी। अब देखो क्या है कि जब सेल डैमेज हो जाए, डैमेज का मतलब वह अपनी पुरानी कंडीशन को छोड़ के नए वाले कंडीशन में आ जाए, तो उस कंडीशन को भी तो हम लोग सेल इंजरी बोल सकते हैं। इसलिए इसका जो अलग नेम आया वह सेल डैमेज है, ठीक है। अब सेल इंजरी में भी डिफाइन एज अल्टरेशन इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ड्यू टू एनी एक्सटर्नल फैक्टर। अब देखो जब सेल पर कोई एक्सटर्नल फैक्टर पड़ता है तो वह सेल क्या करता है, अपने स्ट्रक्चर और फंक्शंस को चेंज कर देता है, तो इस कंडीशन को हम लोग सेल इंजरी भी बोल सकते हैं। अब देखो इसके पहले हम लोगों ने ये कवर किया था कि होम्योस्टैसिस में एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर होते थे। तो इंटरनल फैक्टर हमारे बॉडी के अंदर होता था और एक्सटर्नल जो हमारे बॉडी से बाहर होता था, ठीक है। तो बॉडी के बाहर का जब एक्सटर्नल फैक्टर हमारे इंटरनल पर अटैक करता था तो हमारा इंटरनल जो था उसे एडजस्ट करने का काम करता था। तो यही जब एक्सटर्नल फैक्टर को इंटरनल फैक्टर एडजस्ट नहीं कर पाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारे सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन जब कुछ चेंजिंग होने लगेगी तो उस कंडीशन को हम लोग सेल इंजरी बोल सकते हैं। अब देखो ये क्यों होता है, ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर सेल इज डैमेज एंड कैन नॉट वर्क प्रॉपरली। अब यह होता है जब एक्सटर्नल फैक्टर थोड़ा सा मतलब तगड़े में होने लगता है, जैसे कि ये जो एक्सटर्नल और इंटरनल दो ही तो है, तो जब एक्सटर्नल फैक्टर जो है वह तेजी से होने लगता है, बाकी जो अंदर का इंटरनल फैक्टर है ये इसके क्या है, इसको मतलब डिजर्व नहीं कर पाता है, मतलब इससे जो इंटरनल फैक्टर है बाहर वाले से ये लड़ नहीं पाता है, तो यह क्या वीक पड़ जाता है। जब ये वीक पड़ जाएगा तो भी जो मतलब जो अंदर के सेल रहेंगे वो तुरंत चेंजिंग करने लगेंगे। जब चेंजिंग करने लगेंगे जाहिर सी बात है जो हमारा सेल रहेगा वो अच्छे से अपना काम जो है नहीं करेगा। मीन्स क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से जो हमारे सेल होते हैं वो डैमेज हो जाएंगे। जब वो डैमेज हो जाएंगे तो अपने जो वर्क है वो प्रॉपर कर नहीं पाएंगे, तो इन्हें हम बोलते हैं सेल इंजरी, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वाली पॉइंट कवर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा लिखा है सेल मेंटेन द नॉर्मल
सेल मेंटेन दियर नॉर्मल होम्योस्टेसिस। अब देखो ये सभी को पता होगा कि जो हमारे सेल थे यही आपके नॉर्मल होम्योस्टेसिस को भी मेंटेन कर रहे थे, ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल को मेंटेन करके ये हमारे होम्योस्टेसिस को भी मेंटेन कर देते हैं। व्हेन इंजरी इज सीवियर, अब देखो जब इंजरी जो है सीवियर होती है, इट में लीड टू सेल डेथ। अब देखो कभी कभी क्या होता है कि जैसे अगर जो इंजरी है वो हल्की फुल्की है तो हमारा क्या है, सेल कुछ समय तक क्या है थोड़ा सा डैमेज होगा, उसके बाद फिर वह रिटर्न हो जाएगा अपने नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन कुछ ऐसा होता है जो हमारा इंजरी होती है वह सीवियर होती है, मतलब ज्यादा समय के लिए होती है, तो वहां पे हमारा सेल जो है वह डेथ हो जाता है, ठीक है। तो यही इस पॉइंट का आने का सेंस था। अब देखो यहाँ पे नॉर्मल सेल्स या टिश्यू लिखा गया है ना। अब देखो ये सेल इंजरी होती कैसे है, जैसे इसके पहले हम लोग सेल इंजरी पढ़ते चले आए, लेकिन अब ये सेल इंजरी होती कैसे, जैसे कोई भी मान लो नॉर्मल सेल्स या टिश्यू है, जब उस पर स्ट्रेस पड़ेगा तो वह सेल अपना रिस्पांस शो करेगा, तो जाहिर सी बात है ना। अब अगर लो स्ट्रेस पड़ा है तो माइल्ड से मॉडरेट स्ट्रेस पड़ा है, तो अगर सीवियर स्ट्रेस पड़ा है तो लो मतलब बहुत ही मतलब कम समय के लिए स्ट्रेस पड़ा है, और देखो क्या है यहाँ पे माइल्ड टू मॉडरेट, मतलब यह भी क्या है कम समय के लिए ही माना जाता है। सीवियर मतलब बहुत ही रेयर कंडीशन, बहुत तेजी से अगर सेल वो पड़ा है स्ट्रेस तब के लिए। अब अगर देखो लो स्ट्रेस पड़ा है तो इसमें सेलुलर एडाप्टेशन में हम लोग क्या देखेंगे, एट्रोपी हो सकती है, हाइपरट्रॉपी हो सकती है, हाइपरप्लेसिया हो सकता है, मेटाप्लेसिया हो सकता है और डिस्प्लेसिया हो सकता है। अब जब इस कंडीशन से हम लोग स्ट्रेस को हटा देंगे तो हमारा जो सेल है वह जैसे नॉर्मल था उसी कंडीशन में नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा, मतलब नॉर्मल सेल रिस्टोर्ड। अब देखो यहाँ पे ऊपर आप सभी को दिखाई दिया कि हम लोगों ने डाला स्ट्रेस, ठीक है, लो स्ट्रेस डाला तो ये इतनी सारी चेंजिंग हुई। अब जब इसी स्ट्रेस को हम लोग हटा देंगे जो हमारा सेल था वह नॉर्मल कंडीशन में चला आएगा। लेकिन अब देखो रिवर्सिबल सेल इंजरी क्या होती है, इसमें से डी जनरेशन होगा, सब सेलुलर अल्टरेशन होगा, इंट्रा सेलुलर एक्युमुलेशन होगा। यहाँ पे जब हम लोग स्ट्रेस को हटाएंगे तब भी क्या होगा, रिपेयर है, हीलिंग हो जाएगा, ठीक है, बात वही है। लेकिन जो थर्ड वाला आता है यह इरिवर्सिबल होता है। इरिवर्सिबल मतलब ये है कि जब हम लोग स्ट्रेस हटा देंगे ना तो हमारा सेल क्या है वह डेथ ही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या स्ट्रेस हटाते थे हमारा जो सेल है वह नॉर्मल कंडीशन में आ जाता था, लेकिन सीवियर स्ट्रेस जब पड़ेगा तो नॉर्मल कंडीशन में हमारा सेल नहीं आएगा, वह ऑलरेडी के लिए डेथ ही हो जाएगा। ओके, अब हम एक एक को डीप में देखेंगे। यहाँ पे जो आप लोगों ने पढ़ा कि सेलुलर एडाप्टेशन क्या है, एट्रोपी, हाइपरट्रोपी, हाइपरप्लेसिया, ये सारी चीजें हम लोग आपको समझा दें डीप में थोड़ा कि अब देखो ये क्या है सेलुलर एडाप्टेशन, ये क्या होता है। सेलुलर एडाप्टेशन, सेलुलर मतलब होता है सेल से रिलेटेड, एडाप्टेशन मतलब अपने आप को एडाप्ट करना। अब देखो सेलुलर एडाप्टेशन इज हाउ सेल्स एडजस्ट आर चेंज। सेलुलर एडाप्टेशन मीन्स ये होता है कि जो आपके सेल्स हैं वो अपने आप को कैसे एडजस्ट कर रहे हैं और उनमें मतलब या तो चेंजिंग कैसे करनी है, कब करनी है, कहां से करनी है, ये होता है सेलुलर एडाप्टेशन। व्हेन दे फेस स्ट्रेस आर ए हार्मफुल एनवायरनमेंट। अब देखो जो हमारे सेल होते हैं जब किसी भी स्ट्रेस या हार्मफुल एनवायरनमेंट से वो सामना कर रहे होते हैं तो वो अपने आप को कैसे उन्हें एडजस्ट करना है या कैसे कहां पे चेंजिंग करना है, ये सारी चीजें अपने आप से वो डिजर्व करते हैं। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं cellular adaptation. For surviving and maintaining the normal homeostasis, the cell adjust themselves with changing environment. अब देखो जो सेल होते हैं वो अपने होम्योस्टेसिस को सर्वाइव और मेंटेन करने के लिए अपने आप को वह मतलब स्वयं से ही अपने आप को एडजस्ट करने का ये वर्क करते हैं, ठीक है। अब इसी में हमको पढ़ना था एट्रोपी। अब एट्रोपी की बात करें तो एट्रोफी मतलब होता है द कंडीशन रिडक्शन ऑफ सेल साइज इज कॉल्ड एट्रोपी। अब एट्रोपी में क्या होता है कि जब सेल की साइज का रिडक्शन हो, मतलब क्या है सेल का जो साइज होगा घटे। जैसे मान लो एक कंडीशन ऐसी आती है कि सेल का साइज इतना बड़ा है, नेक्स्ट कंडीशन में सेल की साइज इतनी बड़ी होगी, ठीक है। तो सेल की साइज जब घटती है तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एट्रोफी। और यह कब कब होती है, जैसे कि पुअर न्यूट्रिशन, हम लोग जैसे न्यूट्रिशन अच्छी तरीके से नहीं ले रहे हैं तो प्रॉपर वे में नहीं ले रहे हैं तब भी हो सकता है, और जब ब्लड की सप्लाई कम हो तब भी यह हो सकता है। अब देखो हाइपरट्रॉफी में क्या होता है, द टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब इंक्रीज इन सेल साइज। अब इसमें क्या होता है सेल की साइज जब बढ़ने लगती है तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरट्रॉफी। जस्ट इसी का उल्टा, जैसे कि इन लार्ज साइज ऑफ यूटेरस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के समय यूटेरस की जो साइज होती है वह बढ़ जाती है ना, तो ये होते हैं हमारे हाइपरट्रॉफी। अब हाइपरप्लेसिया की बात करें तो हाइपरप्लेसिया द कंडीशन ऑफ इंक्रीजिंग सेल नंबर इज कॉल्ड हाइपरप्लेसिया। जब सेल का जो नंबर होता है वह मतलब इंक्रीज कर ले, जैसे मान लो यहाँ पे एक सेल है, उसके बाद मिले आपको 2 सेल, उसके बाद 3 सेल, 4 सेल, ऐसे जब सेल के नंबर ग्रोथ करने लगे तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हाइपरप्लेसिया। मेटाप्लेसिया क्या होता है, इट इज रिवर्सिबल चेंज इन द सेल और टिश्यू। सेल और टिश्यू में जब रिवर्सिबल चेंज आपको दिखने लगे तो आप मेटाप्लेसिया भी बोल सकते हो। डिस्प्लेसिया की बात करें, डिस्प्लेसिया इज टर्म यूज टू डिस्क्राइब डिसऑर्डर ऑफ सेलुलर डेवलपमेंट, दिस मे केज कैंसर।
आप देखो डिस्प्लेसिया एक ऐसी कंडीशन या ऐसा टर्म होता है जो कि सेलुलर डेवलपमेंट के समय उसमें जब कोई डिसऑर्डर आ जाती है तो उसको ये डिस्क्राइब करता है। जैसे कि मान लो मेटाप्लेसिया में ये इसमें देखो आप लोग हाइपरप्लेसिया में बताया कि इंक्रीजिंग सेल नंबर। अब सेल नंबर तो बढ़ रहे हैं, अगर ये एबनॉर्मल फटाफट ऐसे चाहे जैसे ये बढ़ने लगे एबनॉर्मल तरीके से तो उस कंडीशन में हो जाता है कैंसर। अब इसको डिटेक्ट करने के लिए डिस्प्लेसिया जब रहेगी तो वो डिटेक्ट कर लेगी हाँ जो मतलब यहाँ पे डिसऑर्डर का डेवलपमेंट हो रहा है धीरे धीरे, जैसे कि कैंसर वगैरह ये सब एग्जाम्पल है। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी। अब तक हमारा इरिवर्सिबल चल रहा था ना, जैसे अगर हम लोग स्ट्रेस हटाएंगे तो सॉरी फ्रेंड्स अभी भी हमारा रिवर्सिबल चल रहा है। रिवर्सिबल सेल इंजरी में हमारा ये होता है इट इज ए कंडीशन व्हेन माइल्ड और मॉडरेट स्ट्रेस द सेल इज डैमेज बट नॉट डेड। अब देखो क्या है, ये एक ऐसी कंडीशन है जब हमारे सेल पे माइल्ड या मॉडरेट स्ट्रेस लगता है तो जो हमारे सेल होते हैं वो डैमेज तो होते हैं लेकिन डेड नहीं होते हैं, मतलब जिंदा रहते हैं, ठीक है, मरे नहीं, मतलब डेड नहीं होंगे, बस यही जान लो। एंड वी रिमूव स्ट्रेस फ्रॉम सेल, जब हम लोग सेल से अपना स्ट्रेस को रिमूव करेंगे द सेल इज बैक नॉर्मल कंडीशन, उसके बाद जो हमारा सेल है नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। अब मैं आपको बताऊं तो ये मान लो आपका सेल है, इस पे हम लोग क्या लगाते हैं, स्ट्रेस लगा दिया। अब ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस पड़ते ही आपका ये सेल डेड हो जाएगा, नहीं, डेड नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी। जैसे हम लोग स्ट्रेस हटाएंगे तुरंत हमारा सेल क्या है वो अपने पुराने कंडीशन में आ जाएगा। उसके बाद इरिवर्सिबल सेल इंजरी जस्ट उसी का उल्टा होता है। जैसे मान लो ये कोई सेल है, हम लोग यहाँ से स्ट्रेस लगाते हैं तो तुरंत हमारा सेल क्या है, डेथ हो जाता है। जैसे स्ट्रेस हम हटाएंगे तो ऐसा नहीं है कि सेल हमारा पुरानी वाली कंडीशन में आ जाएगा, वो डेड का डेड ही रहेगा, ठीक है। इट अकर्ड व्हेन सेल आर एक्सपोज्ड टू सीवियर स्ट्रेस और कंडीशन कंटिन्यूअस स्ट्रेस। ये कब होता है कि जब हमारे सेल पे क्या है कंटिन्यूअस स्ट्रेस लगता रहे या तो सीवियर स्ट्रेस लग जाए, तब ये तो होता है। इन दिस कंडीशन सेल्स नेवर रिटर्न बैक एंड लीड्स टू सेल डेथ। इस कंडीशन में जो हमारे सेल्स होते हैं वो अपने पुरानी वाली कंडीशन में नहीं आ पाते हैं और सेल का तुरंत वहीं पे डेथ हो जाता है, जैसे कि एपोप्टोसिस कंडीशन में होगा और नेक्रोसिस के कंडीशन में होगा। अब तक तो आप लोगों ने समझा कि सेल इंजरी क्या होती है और इसका क्लासिफिकेशन सारी चीज आप लोगों ने समझ लिया। आप देखो केजेज ऑफ सेल इंजरी। अब ये जो सेल इंजरी होता है उसके कारण क्या हो सकते हैं, मतलब केज क्या हो सकते हैं। कभी कभी आपसे दूसरे वर्ड में पूछेगा कि इटियोलॉजी ऑफ सेल इंजरी, ठीक है, तो आप लोग यही बताइएगा कि जैसे देखो सेल इंजरी तो हो गई, ठीक है, अब ये किस वजह से हुई। सेल इंजरी तो आप लोगों ने सीखा कि सेल इंजरी जैसे सेल में कोई भी डैमेज हो जाए या तो कहीं पे कट पीट या चोट लग जाए तो उन्हें हम बोलते हैं सेल इंजरी। अब ये क्यों हो रहा है, जैसे कि ऐसा तो है नहीं कि हमेशा होता रहेगा, इसके कुछ रीजन होगा ना, तो अब रीजन की बात करेंगे। जैसे कि हाइपोक्सिया या इस्कीमिया हो गया, इम्यूनोलॉजिकल एजेंट की वजह से, फिजिकल एजेंट की वजह से, माइक्रोबियल एजेंट की वजह से, जेनेटिक डीअरेंजमेंट्स की वजह से, न्यूट्रिशनल बैलेंस की वजह से। अब हम एक एक को डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हाइपोक्सिया का। अब हाइपोक्सिया कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक है, जो सेल्स या टिश्यू उसमें ऑक्सीजन की कमी होगी। हाइपोक्सिया मींस लैक ऑफ ऑक्सीजन इन सेल्स एंड टिश्यूज। इस कंडीशन हाइपोक्सिया की कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारे सेल्स और टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन का लेवल घट जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन इज इसेंशियल फॉर एनर्जी, और वही ऑक्सीजन क्या होता है हमारे सेल्स में एनर्जी के प्रोडक्शन में जरूरी होते हैं। अब देखो जब सेल्स में वो ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा तो एनर्जी कहाँ से बनेगा, जब एनर्जी नहीं बनेगी तो हमारी बॉडी का ग्रोथ नहीं होगा। विदाउट ऑक्सीजन सेल्स कैन नॉट फंक्शन प्रॉपरली एंड मे डाई। अब बिना ऑक्सीजन के जो हमारे सेल हैं ये प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएंगे और एक समय ऐसा आएगा कि वह डेथ कर जाएंगे। अब इस्कीमिया की बात करें तो इस्कीमिया में क्या होता है, इस्कीमिया मीन्स रिड्यूस और ब्लॉक ब्लड फ्लो टू ए टिश्यू और ऑर्गन। अब किसी एक स्पेसिफिक ऑर्गन या टिश्यू तक क्या होता है जब ब्लड की सप्लाई या ब्लड का फ्लो कम हो जाता है या तो पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाता है तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इस्कीमिया। ब्लड कैरीज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, और वही ब्लड क्या करते हैं अपने साथ में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को कैरी करते हैं। सो व्हेन ब्लड फ्लो इज रिड्यूस, जब ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, उस एक ऑर्गन पे जब ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाएगा, टिश्यू डू नॉट गेट एनफ ऑक्सीजन, तब क्या है वहां पे जो हमारे टिश्यू रहेंगे उन तक प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा। यह कंडीशन होती है जैसे कि हाइपोक्सिया। इस्कीमिया इज मेजर केज ऑफ सेल इंजरी एंड डेथ। अब देखो इस्कीमिया भी एक मेजर रीजन हो सकती है सेल इंजरी या सेल डेथ का, ठीक है। अब इस्कीमिया में सभी लोग समझ गए कि इस्कीमिया हमारा यही होता है कि टिश्यू या किसी ऑर्गन तक ये जो हमारा ब्लड का फ्लो या सप्लाई है वो अच्छे से नहीं हो पाती, तो इस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं इस्कीमिया। और जब ब्लड का फ्लो या सप्लाई नहीं हो पाएगी तो ऑक्सीजन लेवल
या न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट घट जाएगा, और जब ऑक्सीजन लेवल या न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट घटेगा तो हमारे सेल जो है प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे। उसके बाद सेल कभी क्या है इंजर्ड हो जाएंगे या तो डेथ ही हो जाएंगे। ये हमारा होता है इस्कीमिया। अब इम्यूनोलॉजिकल एजेंट की बात करें तो इम्यूनोलॉजिकल एजेंट क्या होते हैं? इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स आर फैक्टर रिलेटेड टू इम्यून सिस्टम दैट कैन केज सेल इंजरी या डिजीज। अब देखो क्या है, ये सबसे पहले तो क्या है इम्यून सिस्टम से रिलेटेड होंगे जो कि सेल इंजरी और डिजीज केज करने के लिए होते हैं। नॉर्मली द इम्यून सिस्टम प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन एंड हार्मफुल सब्सटेंस। अगर नॉर्मली देखा जाए तो जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वह इन्फेक्शन और हार्मफुल सब्सटेंस से हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है या तो बचाता है। बट सम टाइम, लेकिन कुछ समय ऐसा होता है, द इम्यून सिस्टम मिस्टेकनली अटैक्स द बॉडी ओन हेल्दी सेल। इम्यून कुछ समय ऐसा आता है ना, जो हमारे इम्यून सिस्टम होते हैं वो मतलब अपने ही हेल्दी सेल्स को बाइट करने लगेंगे, मतलब अपने ही हेल्दी सेल से लड़ने लगेंगे। दिस केज ऑटो इम्यून डिसीज। अब इसी केज को या इसी रीजन को या इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। मतलब हमारी बॉडी अपने ही सेल से क्या है गलत व्यवहार करने लगेगी, मतलब उसको किल करने लगेगी। टाइप्स ऑफ इम्यूनोलॉजिकल एजेंट केजिंग एनर्जी अब इंजरी। ठीक है, अब देखो जैसे इसमें ऑटो इम्यून रिएक्शन जब चलते रहते हैं या तो एलर्जिक रिएक्शन होते हैं, तब ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर या डिजीज होते हैं जो कि अपने ही सेल को डेथ करने लगते हैं। तो ये हमारे होते हैं इम्यूनोलॉजिकल एजेंट। अब हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट में हमारा आता है फिजिकल एजेंट। फिजिकल एजेंट में देखो क्या क्या, जैसे वेरियस फिजिकल एजेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल इंजरी। बहुत से फिजिकल एजेंट होते हैं जो कि सेल इंजरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि ट्रामा मतलब जैसे रोड एक्सीडेंट हो जाए कभी भयानक वाला, तो वहां से क्या है ब्लड वगैरह का लॉस तेजी से होने लगता है। जब ब्लड का लॉस होगा तो ऑक्सीजन लेवल कम होगा और न्यूट्रिशन की सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाएगी, जाहिर सी बात है सेल डेथ कर जाएंगे। उसके बाद हीट है, तेजी से टेम्परेचर बढ़ा, तेजी से कोल्ड मतलब टेम्परेचर डाउन हुआ, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, और क्या है एटमॉस्फेयर क्या होता है कभी कभी चेंजिंग होने लगता है ना, तो ये भी क्या है केजे हैं हमारे। ठीक है, फिजिकल एजेंट में ये आएंगे। अब माइक्रोबियल एजेंट की बात करें तो माइक्रोबियल एजेंट्स मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोब्स सच एज बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ एटसेट्रा मे केज इन्फेक्शन या सेल इंजरी। अब देखो अलग अलग तरीके से माइक्रोब्स जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ है, ये सब क्या करेंगे सेल इंजरी या इन्फेक्शन को केज कर सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें जैसे कोई भी डिजीज होती है अगर वह माइक्रोब्स की वजह से होती है तो उस कंडीशन में हमारे सेल क्या है वो इंजर्ड या डैमेज होंगे, तो ये माइक्रोबियल एजेंट हमारा हो गया। अब जेनेटिक रीअरेंजमेंट्स में क्या होता है, इट कैन हैपेंस ड्यू टू अ मिस्टेक मतलब म्यूटेशन इन द जीन्स आर क्रोमोसोम। अब देखो क्या है यहाँ पे म्यूटेशन यहाँ है, उसके बाद इन द जीन्स आर द क्रोमोसोम। अब देखो क्या है जब जीन या क्रोमोसोम में अचानक म्यूटेशन हो जाता है मतलब मिस्टेक मतलब गलती जब हो जाए कुछ चीज, तो समटाइम्स सम डिजीज, उस समय क्या है कुछ डिजीज या सेल इंजरी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अकर्स इन चाइल्ड फ्रॉम पेरेंट्स थ्रू हेरिडिटी। अब ये आपको क्या है पेरेंट से चाइल्ड में देखने को मिलेगी और यह होता है हेरिडिटी की वजह से। अब न्यूट्रिशनल बैलेंस की बात करें तो सम टाइम एक्सेस आर डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स में केज सेल इंजरी। अब देखो क्या है सम टाइम एक्सेस आर डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब देखो कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग क्या है न्यूट्रिशन ज्यादा ले लेते हैं तब भी दिक्कत होती है, कम लेते हैं तब भी दिक्कत होती है, तो इस कंडीशन में सेल इंजरी हो सकती है। जैसे कि अगर हम लोग कम न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो जैसे देखो एनीमिया कंडीशन मतलब अगर मिनरल की डिफिशियंसी हो जाए तो क्या होता है एनीमिया हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं पे लिपिड का अमाउंट बढ़ जाए हमारे बॉडी में तो उस कंडीशन में ओबेसिटी भी हो सकता है एंड एथेरोस्क्लेरोसिस भी हो सकता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें। नेक्स्ट टॉपिक में हमारा आएगा पैथोजेनेसिस ऑफ सेल इंजरी। अब देखो सबसे पहले हम लोगों ने सीखा कि सेल इंजरी क्या होता है, मतलब सेल हमारे इंजर्ड कैसे होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने ये चेक किया कि ये क्यों होते हैं और कैसे होते हैं, कि जिनके पीछे का रीजन क्या है। अब देखो अगर हो भी गया किसी भी वजह से हो भी गया तो उसको हम लोग कैसे चेक करेंगे, मतलब पैथोजेनेसिस उसका कैसे करेंगे, अब हम उसकी बात करेंगे। पैथोजेनेसिस मींस हाउ ए डिजीज और इंजरी डेवलप इन द बॉडी। हमारे बॉडी में कोई भी डिजीज या इंजरी कैसे डेवलप की है उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं पैथोजेनेसिस। अब हमें पढ़ना है सेल इंजरी का पैथोजेनेसिस। सो पैथोजेनेसिस ऑफ सेल इंजरी मींस हाउ सेल्स गेट डैमेज स्टेप बाय स्टेप। अब यहाँ पे हम लोग पैथोजेनेसिस ऑफ सेल इंजरी में देखेंगे कि जो हमारा सेल है वह डैमेज कैसे हुआ। ठीक है, अब इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, तो एक एक स्टेप हम लोग अच्छे से समझेंगे। इनिशियल केस, सबसे पहले स्टार्टिंग में इनिशियल केसेज आते हैं जिसपे क्या है स्ट्रेस पड़ता है हमारे सेल के ऊपर, या तो कोई हार्म
हार्मफुल एजेंट हमारे सेल के ऊपर आते हैं। उसके बाद वहां पे एटीपी डिक्रीज होगी, वहां पे एटीपी क्या है, घटेगी। जब एटीपी घटेगी तो एनर्जी का लॉस तो होगा ही होगा ना। उसके बाद आयन पंप्स जो हमारे सेल में प्रेजेंट हैं वह क्या है, फेल हो जाएंगे। जैसे आयन पंप क्या है, सोडियम पंप होता है, पोटेशियम पंप होता है, ये अपने काम करना बंद कर देंगे। जैसे कि उस समय क्या होगा, सेल स्वेल कर जाएगा। उसके बाद एनारोबिक रेस्पिरेशन वहां पे तेजी से होने लगेगा, मतलब बिना ऑक्सीजन के क्या होता है, ये हमारे जो सेल हैं वह रेस्पिरेशन करना स्टार्ट करेंगे। जब बिना ऑक्सीजन के सेल अपना रेस्पिरेशन करेंगे तो वहां पे लैक्टिक एसिड का सेक्रेशन बढ़ जाएगा, और यह लैक्टिक एसिड हमारे लिए क्या थोड़ी सी खतरनाक हो सकती है। अब डैमेज टू सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद क्या है, सेल मेम्ब्रेन डैमेज होने लगेगा, ठीक है। और जब सेल मेम्ब्रेन डैमेज होगा तो कैल्शियम इन्फ्लक्स, तेजी से कैल्शियम क्या है, सेल के अंदर आने लगेंगे। अब जब कैल्शियम सेल के अंदर तेजी से आने लगेंगे तो वहां पे डीएनए और प्रोटीन्स क्या है, डैमेज होने लगेंगे। उसके बाद जब डीएनए और प्रोटीन डैमेज होने लगेंगे तो इस कंडीशन से हमारा सेल जो है वह पुनः क्या है, रिटर्न नहीं हो पाता है पुरानी कंडीशन में। तो इस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं इरिवर्सिबल इंजरी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, सेल डेथ हो जाएगा, टिश्यू डैमेज हो जाएंगे। ये था हमारा पैथोजेनेसिस ऑफ सेल इंजरी की अगर कहीं भी सेल इंजरी हुई है तो इसी स्टेप से होती है, धीरे 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 करके, ठीक है। बाकी अब हम जब आपसे नेक्स्ट मिलेंगे तो नेक्स्ट हमारी टॉपिक चलेगी मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल इंजरी। बाकी इसके आगे तो हमें टोटल कवर ही करने हैं। बाकी हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। पैथोजेनेसिस तुम्हारा हो गया, मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल इंजरी से आपसे मिलेंगे। अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं या तो चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप ही तक पहुंचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।